नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का है फासीवाद, जो इटली की घटना है। आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। फासीवाद के लिए समानार्थक शब्द फासिस्टवाद, फासिज्म जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। फासिस्ट शब्द की उत्पत्ति जो है वो फासियो शब्द से हुई है। फासियो जो लैटिन भाषा का शब्द है और उसका अर्थ है छड़ों का गट्ठर। CDM कैटलबी के अनुसार प्राचीन रोम में लोहे की छड़ों के गट्ठर को सत्ता और अधिकार का प्रतीक माना जाता था। लैंगसम के अनुसार फरसे के चारों ओर लिपटी हुई छड़ों का गट्ठर बल और शक्ति के रूप में फासिज्म का प्रतीक चिन्ह बन गया। इन लाक्षणिक विरासत के रूप में प्राचीन रोम से इसे ग्रहण किया गया था और मुसोलिनी द्वारा गठित संगठन और शासन की विचारधारा को फासीवाद कहा जाता है। बेनिटो मुसोलिनी। मुसोलिनी का जन्म इटली के रोमाग्ना शहर में 29 जुलाई 1883 को हुआ। उसके पिता अलेजेंड्रो मुसोलिनी कुमार तथा समाजवादी विचारक थे, जबकि उसकी माता रोसा मुसोलिनी एक कैथोलिक स्कूल की अध्यापिका थी। वह अपने माता पिता की 3 संतानों में से सबसे बड़ा था। मुसोलिनी सन 1901 में 18 वर्ष की आयु में एक स्कूल में अध्यापक बन गया, किंतु कुछ समय पश्चात ही सन 1902 में मुसोलिनी अपनी अध्यापक की नौकरी छोड़कर स्विट्जरलैंड आ गया। वहां वह समाजवादी दल के संपर्क में आया तथा उसने सरकार विरोधी आंदोलन प्रारंभ कर दिए, जिस कारण उसे जेल में डाल दिया गया। जेल से मुक्त होते ही मुसोलिनी ने 1912 में समाजवादी पत्रिका अवंती का संपादन किया। प्रथम विश्व युद्ध में समाजवादी दल चाहता था कि इटली युद्ध में भाग नहीं ले, किंतु यह सब मुसोलिनी की इच्छा के विरुद्ध था। इसलिए मुसोलिनी समाजवादी दल को छोड़कर इटली की सेना में भर्ती हो गया और 1915 में युद्ध के दौरान आइसोना में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। 1917 में वह बुरी तरह से घायल हो गया और उसने सेना की नौकरी छोड़ दी। युद्ध के समाप्ति के पश्चात उसने इटली वासियों की निराशा से निकालने के लिए फासिस्ट कॉम्बिनेटो नामक एक संगठन बनाया। उसने प्राचीन रोमन साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह कुल्हाड़ी सहित गठरियों जो है लकड़ियों का गट्ठर अपने संगठन के लिए एक प्रतीक चिन्ह बनाया और काली कुर्ती दल का इसे नाम दिया। ये शस्त्र धारण करते थे तथा मुसोलिनी के प्रति भक्ति रखते थे। उसने इटली के जमींदार तथा उद्योगपतियों को साम्यवादियों से संघर्ष का वचन दिया। उसके स्वयंसेवकों ने साम्यवादियों पर सशस्त्र आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए। फासिस्ट दल की संख्या जो 1919 में 22,000 थी, बाद में 1921 में बढ़कर 5 लाख हो गई। मई 1921 के चुनाव में फासिस्ट दल ने 35 सीटें जीती तथा नवंबर 1921 में उसने एक राजनीतिक दल को स्थापित कर लिया। इस विजय के पश्चात भी मुसोलिनी ने अपने संगठन को मजबूत बनाए रखने के कार्यक्रमों को सुचारित रूप से जारी रखा। उसके बाद वहां के राजा विक्टर इमैनुअल तृतीय को रोम पर आक्रमण करने की चुनौती दी। 27 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी ने 30,000 स्वयंसेवकों के साथ रोम पर अधिकार के लिए प्रस्थान किया। गृह युद्ध से बचने के लिए विक्टर इमैनुअल तृतीय ने 30 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। फलस्वरूप मुसोलिनी ने इटली के समस्त पदों पर फासीवादियों को स्थापित कर दिया। उसने संपूर्ण शक्तियां अपने हाथों में ले ली, प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया और सन 1924 के चुनाव में उसके दल फासिस्ट पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया। अब मुसोलिनी ने अपने आप को इटली का अधिनायकवाद घोषित कर लिया। यह जो फासीवाद था, इसके क्या कारण थे, ऐसी क्या वजह थी कि इटली में फासीवाद जो है एक अचानकपन का ये एक लंबी प्रक्रिया थी। उसके कारणों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले वर्साई संधि से उत्पन्न निराशा। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली को गहरी निराशा और असंतोष का सामना करना पड़ा, क्योंकि वर्साई की संधि में मित्र राष्ट्रों ने इटली को जो क्षेत्र देने का वचन दिया था उसे मित्र राष्ट्रों के विश्वासघात जो घात किया उसके कारण नहीं मिले। इससे इटली की जनता में निराशा और असंतोष व्याप्त हो गया और इसका कारण जनता ने इटली में एक कमजोर जनतंत्र को बताया था। इसका सर्वाधिक फायदा मुसोलिनी के फासिस्ट दल को प्राप्त हुआ। शिथिल अर्थव्यवस्था।
प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मिली निराशा के फलस्वरूप इटली की आर्थिक स्थिति में गिरावट आने लगी। चारों ओर बेरोजगारी फैल गई, जिससे वहां के मजदूर व सैनिक बेरोजगार हो गए। जर्मनी में युद्ध में उसकी फसल को नष्ट कर दिया था। उस पर 12 लाख डॉलर का ऋण था। इटली की मुद्रा में 70% की गिरावट आ गई थी और महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई। उद्योग, व्यापार, कृषि आदि को भी बहुत हानि हुई तथा आम लोगों का जो जीवन निर्वाह मुश्किल हो गया। इस कारण इटली की जनता में तत्कालीन सरकार के प्रति विद्रोह का जन्म हुआ। साम्यवाद से प्रभावित इटली में साम्यवाद का प्रभाव बढ़ रहा था। वहाँ की जनता के मन में वर्साई की संधि के प्रति असंतोष था। इस कारण साम्यवादी दल ने वहाँ की जनता को यह विश्वास दिलाया कि यह इटली को सशक्त बनाएगा, किंतु इसका फायदा फासिस्टवादी मुसोलिनी ने ले लिया और वहाँ की जनता मुसोलिनी के पक्ष में हो गई। दार्शनिक हीगल की विचारधारा का प्रभाव। हीगल के विचारों की मान्यता थी कि वह व्यक्ति से ज्यादा राज्य को महत्व देता है। उसके अनुसार व्यक्ति राज्य के अनुशासन में रहकर ही अपनी श्रेष्ठता की ओर अग्रसर हो सकता है। उसने राज्य को ईश्वरीय रूप बताते हुए कहा कि उसने कभी भी त्रुटि नहीं हो सकती। ये सब विचारधाराएं जर्मनी में प्रसारित हो रही थी, जिसका लाभ मुसोलिनी को मिला और वहां की जनता ने उससे सहमति जताई। शक्तिशाली शासन की आवश्यकता। इटली की तत्कालीन स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। वहाँ की प्रत्येक वर्ग में असंतोष व्याप्त था। जनता में अराजकता की स्थिति का निर्माण हो रहा था। इस परिस्थिति में वहाँ के लोग एक ऐसे शासक की आकांक्षा कर रहे थे जिसका व्यक्तित्व उनके राष्ट्र की स्थिति में सुधारात्मक साबित हो, और वह सब उनको मुसोलिनी के व्यक्तित्व में दिखाई दिया। इटली में स्थिर सरकार का होना। इटली में उस समय की परिस्थितियों के कारण वहाँ के मंत्रिमंडल अपनी स्थिर सरकार बनाने में नाकाम रहे और वहाँ पे अस्थिर सरकार थी। परिणाम स्वरूप वहाँ की जनता जनतंत्र से अपना विश्वास खोने लगी। इन परिस्थितियों में मुसोलिनी ने उन्हें स्थिर सरकार देने का विश्वास दिलाया। इटली में साम्राज्यवादी लिप्सा। इटली प्रारंभ से ही अपने साम्राज्य में वृद्धि करने का आकांक्षी था। वह भूमध्य सागर को रोमन झील बनाना चाहता था। 1896 में उसने अबिसिनिया पर जो हमला किया था उसमें वो परास्त हुआ था। मुसोलिनी ने साम्राज्य को बढ़ाने की इटली की आकांक्षा को पूरा करने के लिए इटली को आश्वस्त किया। मुसोलिनी की इटली की राजनीति में प्रवेश। तत्कालीन परिस्थितियों में जब इटली की जनता के मन में असंतोष, आक्रोश व अराजकता व्याप्त थी, उस समय इटली की राजनीति में मुसोलिनी का प्रवेश हुआ। उसका उद्बोधन अत्यंत सम्मोहक था, जो कि जनता को बहुत अधिक प्रभावित करता था। उसके प्रबल व्यक्तित्व से जनता आकर्षित होती थी। इस कारण जनता को मुसोलिनी में अपने इटली को उन्नत करने की प्रत्येक संभावनाएं स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती दिखाई दी। इन सबका जो है इटली पे क्या प्रभाव पड़ा या विश्व पे क्या प्रभाव पड़ा, तो उसको हम परिणामों के रूप में ले सकते हैं कि इस फासीवाद का विश्व पे क्या प्रभाव पड़ा, इटली पे क्या प्रभाव पड़ा। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि अधिनायकवाद की स्थापना। मुसोलिनी ने सत्ता में आते ही यह घोषित कर दिया कि हम अनंत शांति की मूर्खता को अस्वीकार करते हैं, हमें सदैव शक्ति संपन्न होना चाहिए। इसके पश्चात 1926 में उसने स्पष्ट कह दिया था कि हम भूमि के भूखे हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और हम ऐसा चाहते भी हैं। शक्ति व अधिनायकवादी भावनाओं के द्वारा मुसोलिनी ने राष्ट्र संघ को बहुत कमजोर बना दिया। फलस्वरूप वैश्विक माहौल तनावग्रस्त हो गया। साम्यवाद विरोधी आंदोलन में तेजी। मुसोलिनी ने इटली में साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव का लाभ उठाकर ही जीत अर्जित की थी और इसके बाद वह रूस व साम्यवाद का विरोधी हो गया। परिणाम स्वरूप इटली में साम्यवाद विरोधी आंदोलन में तीव्रता आई। प्रजातंत्र विरोधी विचारों का प्रसार। इटली में मुसोलिनी के सत्ता में आते ही उसने इटली का विकास करने के लिए कठोर कदम उठाए, जिससे लोगों का प्रजातंत्र से बिल्कुल विश्वास उठ गया और पड़ोसी राष्ट्रों के भी अधिनायकवाद के पक्ष में विचार प्रबल होने लगे। परिणाम स्वरूप स्पेन व जर्मनी में भी अधिनायकवाद की स्थापना हो गई। तुष्टीकरण की नीति। मुसोलिनी के बढ़ते हुए प्रभाव से यूरोप के अधिकांश राष्ट्रों में भय का वातावरण परिलक्षित होने लगा और पूंजीवादी राष्ट्रों ने इटली के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपना ली। उनमें ब्रिटेन प्रमुख था।
शक्तिशाली सेना का गठन। इटली की जनता में पेरिस शांति सम्मेलन के विरुद्ध असंतोष था, क्योंकि इस सम्मेलन ने उसको वैश्विक जगत में अपमानित किया था। इस कारण मुसोलिनी का अब सबसे प्रमुख उद्देश्य था कि वह पुनः वैश्विक जगत में इटली की प्रतिष्ठा को कायम करे। इस कारण सन 1937 में इटली ने उसने अपने उद्बोधन में घोषित किया कि फासीवादी इटली का प्रमुख कर्तव्य अपनी समस्त जल, थल और वायु सेनाओं को हर समय तैयार रहने की स्थिति से अवस्थित करवाना है। हमें इतना तत्पर रहना होगा कि हम 5 लाख व्यक्तियों को एक क्षण में पुनः शस्त्र सज्जित कर सके, तभी हमारे अधिकारों और हमारी मांगों को मान्यता प्राप्त होगी। इस घोषणा से स्पष्ट हो गया था कि इटली अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। अन्य राष्ट्रों के प्रति कूटनीति। मुसोलिनी जानता था कि ब्रिटेन व फ्रांस उसके प्रतिद्वंदी है। इस कारण उसने उन दोनों राष्ट्रों को एक दूसरे के प्रति तथा सोवियत रूस के विरुद्ध भड़काने के लिए षड्यंत्र रचा। पश्चिम के राष्ट्रों को कमजोर बनाने के लिए उसने जर्मनी का सहयोग लेकर कॉमिंटर्न विरोधी समझौता किया। स्पेन को साम्यवाद से सुरक्षित करने के बहाने उसने ब्रिटेन व फ्रांस में भी हस्तक्षेप किया। यह सब कार्य उसकी अन्य राष्ट्रों के प्रति कूटनीति का परिचय देता है। लुसाने की संधि। यह संधि यूनान व इटली के मध्य 1923 में हुई, जिसमें पेरिस शांति सम्मेलन में यूनान को दिए गए अपने क्षेत्र रोड्स व डोडेगनीज द्वीप पुनः प्राप्त कर लिए। इटली व फ्रांस में मतभेद। प्रथम महायुद्ध में इटली ने विजेता राष्ट्रों में अपना स्थान ग्रहण किया था, किंतु फ्रांस, ब्रिटेन व अमेरिका के विरोध के कारण उसे अपमान का सामना करना पड़ा। उसे उसके अपेक्षित क्षेत्र प्रदान नहीं किए गए व लूट का भी पर्याप्त हिस्सा प्रदान नहीं किया गया। इस कारण फ्रांस व इटली में पहले से ही मतभेद थे। मुसोलिनी के सत्ता में आ जाने के बाद उसने भूमध्य सागर में फ्रांस के प्रभुत्व को चुनौती दी। उसने फ्रांस के अधिकृत कोर्सिका, सेवाय और नीस पर भी अपना दावा प्रस्तुत किया। भूमध्य सागरीय प्रदेश में एक इटालियन नौ सैनिक अड्डे की स्थापना को लेकर भी विरोधी भाव उत्पन्न हुए। इस कारण उन दोनों राष्ट्रों के बीच में मतभेद और भी गहरे होते गए। इटली का अबिसिनिया पर आक्रमण। मुसोलिनी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। वह जानता था कि यह कार्य युद्ध व आक्रमण द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। उसने इटली की जनता के मन में भी इस वृत्ति का विकास कर दिया था। सन 1935 में अफ्रीका में अबिसिनिया, मिस्र, लाइबेरिया और दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर पूरा महाद्वीप यूरोपीय शक्ति के साम्राज्य का अंग था। उसने इटली अबिसिनिया को प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि वह 1896 में हुई अपनी एडोवा में हार का प्रतिशोध लेना चाहता था। इसलिए उसने 3 अक्टूबर 1935 को अबिसिनिया पर आक्रमण कर उसे अधिग्रहण कर लिया। जर्मनी व इटली के बीच में समझौता। हिटलर ने इटली के साथ एक समझौता एंटी कॉमेंटन पैक्ट करने की इच्छा मुसोलिनी के समक्ष प्रकट की थी, किंतु मुसोलिनी इसके लिए राजी नहीं हुआ। परिस्थिति वर्ष कुछ समय पश्चात उसने इसके लिए हामी भरती थी, क्योंकि इटली व फ्रांस के बीच में मतभेद बढ़ता जा रहा था। इटली में फ्रांस में सोरकोमिका और ट्यूनीशिया के अपने क्षेत्र वापस लेने की मांग की जा रही थी। इसलिए उसने जर्मनी के साथ 22 मई 1939 को एक सैनिक समझौता किया, जिसे फोलादी समझौता कहा जाता है। इस समझौते में निम्न बातें तय की गई: पारस्परिक विचार विमर्श, सामान्य हितों की रक्षा, पारस्परिक राजनीतिक एवं कूटनीतिक समर्थन, सैनिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग, एक पक्ष के किसी अन्य देश में युद्ध के अनुरूप कठिनाइयों में फंसने पर पारस्परिक सहयोग किया जाएगा। इस प्रकार ये जो समझौता था इटली और जर्मनी के मध्य हुआ।
इस समझौते से मुसोलिनी को जर्मनी की विशाल सैन्य शक्ति का भी भरोसा मिल गया, क्योंकि वह जर्मनी से सैन्य बल में कमजोर था। और इस प्रकार इटली में फासीवाद का जो चरम पे पहुंच गया और यही आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। अगले जो वीडियो हैं उसमें हम जर्मनी में नाजीवाद की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।